हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय हम ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम के तहत पढ़ रहे हैं। तो ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम में जो क्लासें हमारी चल रही हैं वो आपको एक तो सिखाया जा रहा है कि लॉजिकल मैथ हमारा कैसे है, कि हम कैसे मैथ की प्रिपरेशन को सरल ढंग से कर सकते हैं। दूसरा, उसमें कुछ सेगमेंट जोड़ा गया है जीएस का। तो ये जो जीएस का सेगमेंट है ये सामान्य सेगमेंट है, यानी कि हर बच्चे को लगभग इतना आना चाहिए कि अगर भारत में आप निवास करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था सौरमंडल। तो सौरमंडल में आपको बताया था कि सूर्य और उसके आसपास के जो ग्रह उपग्रह हैं उन सभी को मिला के हम सौरमंडल के नाम से जानते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी आपको दी गई थी कि सौरमंडल के जो ग्रह हैं, जैसे हमारा मंगल ग्रह है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र, अरुण, वरुण सारे, तो उनके बारे में आपको भी बताया गया था। तो आज की जो क्लास है वो हमारी है कि भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियां। तो चूंकि हम भारत में निवास करते हैं तो भारत के बारे में हमें सामान्य जानकारी अगर है तो हम बड़े आसानी से लोगों को बता सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो यहाँ पर एक तो हमारा देश भारत, उसकी राजधानी अपनी दिल्ली है, यानी न्यू दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उसमें कई सारे राज्य हैं, तो उन राज्यों की अपनी राजधानियां हैं, तो उसी को हम यहाँ पर याद करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सामान्य रूप से हम दो चीजें समझते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग टर्म को हम यूज करेंगे। एक टर्म हमारा कहलाएगा राज्य, यानी इसको हम कहते हैं स्टेट। हालांकि जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो वहां पर भारत के संदर्भ में स्टेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर हम राज्यों को ही पढ़ रहे हैं तो यहां पर हम स्टेट टर्म यूज करेंगे। दूसरा टर्म लिखा जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी स्टेट, यानी केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इसको सामान्य रूप से लिखा जाता है यूटी। तो जब भी यूटी लिख के आए तो इसका मतलब है केंद्र शासित प्रदेश, और जब स्टेट लिख के आए तो इसका मतलब है कि पूर्ण राज्य का दर्जा है। अब यहां पर दोनों टर्म को हमें अलग अलग समझना है कि राज्य क्या है और केंद्र शासित प्रदेश क्या है। तो अगर इसको समझ लेते हैं तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश का मतलब, अगर इसको हम अलग कर दें, केंद्र प्लस शासित प्लस प्रदेश, यानी कि अगर हम इसको तीन अलग अलग हिस्सों में बांट दें तो यहां पर शासित का मतलब हमारा किसका है? शासन। शासन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर शासन किसका है? केंद्र का। ऐसा प्रदेश जिस पर शासन किसका है? केंद्र का, तो उसको हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसे हम आपको दो उदाहरण बताते हैं, एक हमारा है उत्तर प्रदेश और दूसरा हम ले लेते हैं कौन सा? पुदुचेरी, यानी जिसको पांडुचेरी भी कहा जाता है, पुदुचेरी। अब यहां पर दो अलग अलग राज्य हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इन दोनों में राज्य कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा है, जबकि पुदुचेरी को हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है। तो जब भी टर्म यूज किया जाए केंद्र शासित प्रदेश, तो आप क्या बताएंगे? ऐसा प्रदेश जिस पर शासन किसका है? केंद्र का। इधर से ना पढ़ के आप इधर से पढ़िए तो आसानी समझ आ जाएगा। ऐसा प्रदेश जिस पर शासन किसका है? केंद्र का, तो उसको हम क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। कोई भी राज्य है उसके पास जो प्रमुख रूप से दो चीजें होती हैं, एक हमारी है भूमि यानी कि लैंड, और दूसरा हमारा क्या है? प्रशासन, यानी जिसको हम कहते हैं शासन। तो शासन का मतलब कि ये पुलिस व्यवस्था के माध्यम से इसको सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो जो पूर्ण राज्य होते हैं उनके पास अपनी भूमि होती है और अपना ही क्या होता है? शासन होता है। लेकिन जो हमारी यूनियन टेरिटरी होती है, केंद्र शासित प्रदेश, तो वहां की भूमि और शासन पर अधिकार किसका होता है? केंद्र का। तो आप सामान्य रूप से याद रखिए कि भूमि और शासन यानी कि पुलिस अगर केंद्र के पास है तो हम कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश, और अगर राज्य के पास है तो हम क्या कहेंगे? कि इसको पूर्ण राज्य का हमारा क्या है? दर्जा है। अब हम एक चीज और आपको बता दे रहे हैं यहीं पर कि जैसे कि अब यहां पर बात आती है कि यहां तो प्रमुख हमारा कौन हो गया? चीफ मिनिस्टर, यानी मुख्यमंत्री। जैसे हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी साहब। तो योगी जी इस समय हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो यहां पर कौन होगा और किसके माध्यम से शासन चलाया जाएगा? तो केंद्र में सरकार मान लीजिए इस समय है बीजेपी की, और यहां पर नरेंद्र मोदी हमारे क्या है? प्रधानमंत्री। अब नरेंद्र मोदी डायरेक्ट तो यहां पर शासन कर नहीं सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि अपना एक व्यक्ति यहां पर नियुक्त कर दिया, यानी कोई व्यक्ति यहां पर नियुक्त है
और यही व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ की शासन व्यवस्था को चला रहा है और रिपोर्ट किसको कर रहा है, केंद्र सरकार को। तो ये ऐसे राज्य जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और उसके माध्यम से शासन चलाया जाता है, तो उनको हम केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। जहां पर जनता चुनकर भेजती है, तो वहां पर जब शासन चलाया जाता है जिसके माध्यम से, उनको हम पूर्ण राज्य के दर्जे के नाम से जानते हैं। तो हमारे अगर भारत की बात करें तो 28 ऐसे राज्य हैं जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा है और 8 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनको हमें केंद्र शासित का क्या दिया है, दर्जा है। तो 28 राज्य हैं और 8 हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि कोई आपसे पूछे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आई होप आपको सामान्य रूप से चीजें समझ आई होंगी थोड़ी बहुत। फिर से एक बार देख लेते हैं कि जिससे आपको एकदम क्लियर रहे। तो देखिए यहां पर एक टर्म लिखा है राज्य, दूसरा लिखा है केंद्र शासित। तो यहां पर भी हमारी क्या निवास करती है, जनता, और यहां पर भी कौन निवास करता है, जनता, यानी दोनों जगह हमारी जनता निवास कर रही है। अब यहां पर जनता क्या करती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से, यानी कि डेमोक्रेसी कहते हैं इसको, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनती है। ये प्रतिनिधि आपको किस रूप में दिखाई देगा, जिसको आप क्या कहते हो, विधायक। इसके माध्यम से चुने जाते हैं और यही विधायक मिलकर अपना नेता चुनते हैं और यही नेता हमारा क्या है, सीएम कहलाता है। और यही सीएम हमारे ऊपर क्या करता है, शासन करता है। यानी जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो जो इसका मंत्रिमंडल होगा वो नियम कानून बनाएगा और उसके माध्यम से चीजों को चलाया जाएगा। तो ये जो शासन में पुलिस की व्यवस्था है, इन्हीं के माध्यम से चलेगी। भूमि की व्यवस्था है, इन्हीं के माध्यम से चलेगी। तो ऐसे राज्य जिनके पास पूर्ण राज्य का दर्जा है, वहां पर आपको कौन दिखाई देगा, चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देगा। अब दूसरा टर्म है केंद्र शासित प्रदेश। जनता यहां भी निवास कर रही है, लेकिन ये जो राज्य होते हैं इनको माना जाता है कि ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। रणनीतिक का मतलब हमारा क्या है कि जैसे हमने लद्दाख को हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। अब लद्दाख की सीमा किससे लग रही है, चीन से। इसके अलावा हमने J&K जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित बना दिया, सीमा किससे लग रही है, पाकिस्तान से। इसके अलावा दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली चूंकि हमारी राजधानी है, तो ये भी सेंसिबल हमारा जगह है, प्लेस है, तो इसकी वजह से हमने इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया। हमने पुदुचेरी को बनाया क्योंकि इसको हमने दूसरे किसी देश से ग्रहण किया। हमने अंडमान निकोबार को बनाया क्योंकि ये भी हमारा रणनीतिक रूप से कैसा है, महत्वपूर्ण है। तो ऐसे राज्य जहां पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के माध्यम से शासित किया जाता है, उसको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और जहां पर वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा शासन किया जाता है या वहां की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें लोग चुनकर आते हैं, उनके माध्यम से शासन होता है, तो उसको हम पूर्ण राज्य के नाम से जानते हैं। आपको याद क्या रखना है, 28 ऐसे राज्य हैं कि जिनको पूर्ण राज्य का दर्जा है और 8 ऐसे प्रदेश हैं कि जिनको केंद्र शासित प्रदेश का क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। तो आप लाइन क्या लिखेंगे, ये समझाने के लिए था। आपके काम की चीज क्या है, तो आप लिखिए कि भारत में 28 पूर्ण राज्य, भारत में 28 पूर्ण राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 पूर्ण राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 पूर्ण राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, लिख लिया आपने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पूर्ण राज्य पहले हमारे कौन कौन से हैं। भारत को एक क्रम से हम बांट लेते हैं कि जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएं एकदम और सारी चीजें आपको समझ आए। तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो लगभग कुछ भारत हमारा इस तरीके से हमें दिखाई देता है। मैप पे देखेंगे तो आपको सही दिखेगा, कुछ इस तरीके से हमें भारत दिखाई दे रहा है। इधर बात करेंगे तो यहां पर है बे ऑफ बंगाल, या इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। इधर हमारा है अरेबियन सी, या इसको हम कहते हैं अरब सागर, अरब सागर। ठीक, यहां आ जाएंगे तो यहां पर हमारा महासागर है,
इसको कहते हैं हिंद महासागर, यानी कि जो यहां पानी भरा हुआ है ये किसका है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी का पानी, इधर अरब सागर का पानी, और यहां पर किसका है, हिंद महासागर का पानी। अब हम भारत में बात करें तो एक लाइन गुजरती है यहां से यहां तक, यानी कि इस तरीके से जाती है, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 23.5 यानी कि 23.5 जो हमारी नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन है, इसी को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इस कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य हमारे हैं, 8। यानी आप यहां शुरू करोगे यहां तक जाओगे तो 8 राज्य देखने को मिलेंगे आपको कर्क रेखा पर। अभी ये महत्वपूर्ण नहीं याद करना, अभी हम समझा रहे हैं आपको। अब समझना आपको क्या है कि यहीं से जाएंगे तो यहां पर एक श्रेणी मिलेगी जिसको कहते हैं विंध्याचल। किस नाम से जानते हैं, विंध्याचल श्रेणी, इसको हम कहते हैं विंध्याचल श्रेणी। अब इस विंध्याचल का महत्व क्या है, श्रेणी का मतलब है कि यहां पर कुछ इस तरीके से आपको कई सारे पर्वत देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे पर्वत हमारे मिलकर क्या करते हैं, एक श्रेणी का निर्माण करते हैं, और इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, विंध्याचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो इस विंध्याचल श्रेणी के ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तर भारत। क्या कहलाता है, उत्तर भारत। और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिण भारत। तो आपसे अगर यह प्रश्न पूछा जाए, सामान्य होता है जानना कि भारत को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक कहलाता है उत्तर भारत और एक कहलाता है दक्षिण भारत। तो आखिर कोई ना कोई तो ऐसा विभाजन होगा जो भारत को दो भागों में बांटता होगा। तो हमसे पूछा जाए कि भाई कौन बांटता है भारत को दो भाग में, तो हमने कहा कि यहां पर स्थित है विंध्याचल श्रेणी, और ये विंध्याचल श्रेणी क्या करती है कि भारत को दो भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तर भारत और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है, दक्षिण भारत। यानी इसको कहते हैं नॉर्थ इंडिया और इसको क्या कहते हैं, साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया डिवाइडेड बाय किसके है, विंध्याचल रेंज। तो विंध्याचल रेंज डिवाइडेड इंडिया इनटू टू पार्ट्स, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो दो भागों में हमारी बांटती है कौन सी रेंज, विंध्याचल श्रेणी। तो अगला पॉइंट हमारा लिख लीजिए कि विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी भारत को दो भागों में बांटती है। विंध्याचल श्रेणी भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत, ठीक। एक विभाग उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत। एक विभाजन तो हमारा ये हो गया कि हमें समझ आ गया कि भाई भारत दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हमारा है उत्तर भारत और दूसरा हमारा कौन सा है, दक्षिण भारत। कौन बांटता है, तो विंध्याचल श्रेणी इसको दो भागों में क्या करती है, बांटती है। अब इसके बाद आ जाते हैं, एक हिस्सा हमारा ये वाला पढ़ा जाता है यहां से लेकर यहां तक। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इधर हम निवास करते हैं यहां पर उत्तर भारत में, तो यहां के राज्य हमें पता रहते हैं। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है तो इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। इसको हम कहते हैं उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसको कहते हैं NEI। तो NEI का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी उत्तर पूर्वी भारत। तो एक भारत का हिस्सा हमारा यह है जिसको हम उत्तर पूर्वी भारत के नाम से जानते हैं। तो अभी हम इसी हिस्से से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले हम ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जिनको हम पहली बार फेस कर रहे हैं, फिर हम भारत अंदर आएंगे तो आप आसानी समझ जाएंगे कि राजस्थान कहाँ है, हरियाणा कहाँ है, जम्मू कश्मीर क्या है, तो वो सारी चीजें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। तो अभी आप फिर से एक हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर पूर्वी भारत। एक और हेडिंग डालिए, उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्वी भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया। डालिए हेडिंग। चलिए अब समझते हैं इसको हम यहां पर बनाएंगे और उसके बाद चीजों को देखना स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक छोटा सा मैप बनाए दे रहे हैं भारत का, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो जो ये वाला हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक का,
इसको हम यहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहां पर अब मैप पे ना ध्यान देना, आपका मैप होगा तो आप सामने रख लीजिए, वो बेहतर लगेगा आपको, लेकिन अभी है इस पे समझ जाएंगे आप। यानी कि यहां से लेकर कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कुछ इस तरह आप भी बना लीजिए, यानी कि कुछ इस तरीके से दिखता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम यहां की बात करें, जो ये वाली डिस्टेंस है, पहले देखते रहिए यार फिर आप लिखना, यानी कि जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, अगर आप पश्चिम बंगाल के रास्ते इधर प्रवेश करोगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक दूरी कम दिखाई देती है। तो इसके लिए भूगोल में एक टर्म यूज किया जाता है जिसको कहते हैं चिकन नेक। चिकन नेक, चिकन नेक का मतलब होता है, चिकन माने होता है मुर्गी का बच्चा जो होता है, तो मुर्गी के गर्दन की तरह हमें यहां पर एक इस तरीके से दिखता है, तो इसको कहते हैं चिकन नेक गलियारा। चिकन नेक गलियारा। तो अगर आपसे कोई कहे कि चिकन नेक कॉरिडोर हमारा कहां पर स्थित है, तो आप बता देंगे कि जो भारत का ये वाला हिस्सा है, और भारत के इसको कहते हैं रेस्ट इंडिया, इस संदर्भ में रेस्ट इंडिया। तो भारत के इस हिस्से से इस हिस्से में जाने के लिए आपको किस गलियारे से पास होना होता है? चिकन नेक गलियारा। तो अप्रॉक्स 32 किलोमीटर का हमारा गलियारा है, 32 किलोमीटर का। तो अभी आपको याद क्या रखना है कि इसको हमने क्या नाम दिया है? उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत, तो इसको हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया नाम दिया है। तो अब हम समझने क्या जा रहे हैं, देखिए ये पूरा हमारा भारत है, ठीक। इस भारत का जो ये हिस्सा है, तो ये हिस्सा 32 किलोमीटर के एक कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ता है। जैसे हम और सरल आपको बताना है, समझना हो तो ऐसे, जैसे मान लीजिए कोई एक स्थान हमारे पास ए है और दूसरा स्थान हमारे पास बी है। अब अगर किसी व्यक्ति को ए स्थान से बी स्थान तक जाना है, ठीक, तो मान लीजिए उसके पास यहां से यहां जाने के लिए कार से जा रहा है, तो रोड से ही होके जाएगा। तो हमने कहा कि भाई वो यहां से यहां तक जा रहा है तो एक रोड पड़ता है, और इस रोड की हमारी जो चौड़ाई है वो कितनी है? मान लेते हैं 3 मीटर। तो हम कहेंगे कि यहां से यहां जाने के लिए एक रोड है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तो सेम इसको हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, यानी भारत के इस हिस्से से उत्तर पूर्वी भारत जाने के लिए एक गलियारा पड़ता है या रास्ता पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? चिकन नेक। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 32 किलोमीटर का ये गलियारा हमें देखने को मिलता है। तो अभी आपको लिखना क्या है, उस पॉइंट को लिख लीजिए कि चिकन नेक गलियारा, चिकन नेक गलियारा, गलियारा उत्तर पूर्वी भारत को, चिकन नेक गलियारा उत्तर पूर्वी भारत को बाकी भारत से जोड़ता है। चिकन नेक गलियारा उत्तर पूर्वी भारत को बाकी भारत से जोड़ता है, बाकी भारत से जोड़ता है। ठीक, बात समझ आ गई? यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कोई भी पूछे आपसे कि चिकन नेक कॉरिडोर हमारा क्या है, तो आप आसानी से बता देंगे कि चिकन नेक कॉरिडोर का मतलब है कि भारत का जो उत्तर पूर्वी भारत का हिस्सा है उसको बाकी भारत से जोड़ने वाला जो गलियारा है उसको हम क्या कहते हैं? चिकन नेक गलियारा के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब आप एक ऐसा कुछ डायग्राम बना लीजिए कि जिस पर हम आपको राज्य यहीं पर पढ़ाएंगे। तो बना लीजिए कुछ ऐसा। ठीक, देखिए अब यहां से चलते हैं यहां पर और एक एक राज्य को देखते हैं। आप आसानी से याद कर लेंगे, बड़े आसान से। पहला राज्य हम यहां से गए यहां तक, यानी कि इस तरीके से। तो इस पहले राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि पहले राज्य का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अब अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहां पर बाउंड्री किससे लगेगी? चीन से। तो ऊपर देश दिखेगा आपको चीन, और यहां पर राज्य भारत का कौन सा दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश। तो अब अरुणाचल प्रदेश के लिए एक और नाम यूज होता है, आप याद रखें इसको,
इसको नेफा के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आ जाए तो नेफा लिख के, तो नेफा का मतलब भी हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश ही है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इसको कहते हैं, तो नेफा। तो अभी आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश का एक और नाम चर्चित है जिसको कहीं कहीं पर यूज किया जाता है, तो इसके लिए हम नेफा शब्द का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब आप अरुणाचल प्रदेश से आए नीचे की तरफ, यानी कि दूसरा राज्य, तो यहां पर आपको राज्य मिलेगा नागालैंड। राज्य कौन सा मिलेगा, नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा राज्य का नाम लिखिए नागालैंड। नागालैंड, ठीक लिख लिया आपने। दूसरे राज्य का नाम क्या है, नागालैंड। इस नागालैंड के बाद नीचे की तरफ आएंगे। अभी बाउंड्री छोटी बड़ी हो सकती है, हम आपको सिर्फ याद कराने के लिए इसे बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर तीसरा राज्य आपको मिलेगा मणिपुर। तीसरा राज्य मिलेगा आपको मणिपुर। तो नागालैंड के नीचे आएंगे तो राज्य कौन सा दिखेगा आपको, मणिपुर। इस मणिपुर से नीचे आएंगे तो राज्य आपको दिखेगा मिजोरम। कौन सा राज्य दिखेगा, मिजोरम। यानी कि सबसे पहले आपने लिखा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद कौन सा है, मिजोरम। मिजोरम के बाद इस साइड जाएंगे तो यहां पर राज्य आपको दिखेगा त्रिपुरा। कौन सा राज्य दिखेगा, त्रिपुरा। यानी कि इस साइड आप आएंगे तो यहां पर राज्य कौन सा होगा, त्रिपुरा। मैं आपको फिर बता देता हूं कि मैप पर इनकी बाउंड्री आगे पीछे हो सकती है। उसका कारण है कि हम आपको फ्री हैंड यहां पर समझा रहे हैं कि जिससे चीजें आपको याद हो जाए, ठीक। इस त्रिपुरा के ऊपर आप जाएंगे यहां से यहां, तो एक और राज्य दिखेगा, इसका नाम है मेघालय। मेघालय, तो यहां पर राज्य कौन सा होगा, मेघालय, ठीक। अब मेघालय के बाद बीच में जो हमारा यहां पर राज्य है, इसका नाम क्या है, असम। राज्य का नाम क्या है, असम। तो देखिए हमने कितने राज्य यहां पर लिखे, आप भी लिख लीजिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला राज्य लिखिए आप अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद लिखिए नागालैंड। हालांकि नागालैंड को नगालैंड लिखा जाता है, नगालैंड। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। लिख लिया आपने। अब काउंटिंग कीजिए कितने हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए हमारे, 7। तो इन सभी 7 को मिलाकर हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स, यानी इनको 7 बहनें कहा जाता है। अब ये भी भूगोल में एक चर्चित टर्म है कि अगर आपसे कहें कि भारत में कौन से राज्य 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, तो राज्य हमारे कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। कौन कौन से हैं आप बोलिए हमारे साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। फिर से एक बार देखिए, ऊपर से इमेज बनाने की कोशिश कीजिए। आप लिखने से ज्यादा दिमाग में अगर इमेज बनाएंगे तो चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। इमेज कैसे बनानी है, इसको देखना है बार बार। कैसे, आप पहले कॉपी बना लीजिए, फिर कॉपी पे बनाने के बाद इसको 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप बार बार देखेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो क्या है हमारा, पहला है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, उसके बाद है मणिपुर, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, उसके बाद हमारा क्या है, असम। तो फिर से एक बार देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक। अब हमने आपको क्या बताया, इसको हटा देते हैं। हमने आपको क्या बताया कि जो ये सब हैं इनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स, यानी इनको कहा जाता है 7 बहनें। 7 बहनें। तो ये भी भूगोल में एक चर्चित टर्म माना जाता है, यानी कि जीएस के संदर्भ में जब बात करेंगे तो आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। तो आपको ये में से 3 नाम देगा और एक चौथा अलग से दे देगा,
तो आपको याद रखना है कि 7 सिस्टर्स में हमारे 7 इनको शामिल किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। अब बात आती है कि जब हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, तो इस उत्तर पूर्वी भारत में कितने राज्यों को शामिल किया जाता है? तो यहां पर शामिल किए जाते हैं राज्य हमारे कितने? 8। टोटल राज्य कितने हैं? 8। तो 8 राज्यों को शामिल किया जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। यहां पर बहनें कितनी है? 7, तो एक बच गया। तो यहां पर एक राज्य आपको देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं सिक्किम। किस नाम जानते हैं? सिक्किम। तो सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स हमारे क्या कहलाते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया या उत्तर पूर्वी भारत के नाम से जाने जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे कि सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स मिला के हम इसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्वी भारत। और 7 सिस्टर्स का मतलब क्या है? 7 राज्य हमारे कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड असम। तो इनको 7 को हम मिलाकर कहते हैं 7 बहनें, और 7 बहनें प्लस एक भाई मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तर पूर्वी भारत के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको यहां पर कितनी चीजें याद रखनी है? पहला कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं। तो आपको याद है कि 7 सिस्टर्स में 7 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अब आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर पूर्वी भारत में कितने राज्य शामिल हैं? तो 8 राज्य हैं। 8 राज्य में कौन कौन से हैं? सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स को मिला के हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट इंडिया या उत्तर पूर्वी भारत के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए आप नीचे पॉइंट हमारा, उत्तर पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में 8 राज्यों को शामिल किया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में 8 राज्यों को शामिल किया जाता है, जिसमें सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स या 7 बहनें शामिल हैं, जिसमें सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स या 7 बहनें शामिल हैं। ठीक, तो इतनी बात हमें समझ आ गई कि जब भी उत्तर पूर्वी भारत की बात होगी तो हम बताएंगे कि इसमें 8 राज्य शामिल हैं, और इन 8 राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का एक और नाम है जिसको हम नेफा के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि इनकी राजधानी क्या है, वो भी हमें याद रखनी होती है। ठीक, तो हम यहां पर एक एक राजधानी को पढ़ रहे हैं। आपने जहां पर राज्य लिखा है उसी के साथ आप राजधानी क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। कई सारे लोगों को पता होगी, लेकिन फिर भी हम एक बार लिखकर प्रैक्टिस करते हैं। इसकी राजधानी है ईटानगर। सर्किल करना है राजधानी पर। तो इसकी राजधानी हमारी क्या है? ईटानगर। तो लिखिए अरुणाचल प्रदेश के आगे इसकी राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी लिखिए ईटानगर, लिख ली। इसके बाद बात आती है नागालैंड, तो इसकी राजधानी है कोहिमा। तो इसके साथ राजधानी लिखिए कोहिमा। नागालैंड की राजधानी लिखिए कोहिमा। इसके बाद आइए मणिपुर। मणिपुर की राजधानी लिखिए इम्फाल। मणिपुर की राजधानी लिखिए इम्फाल, लिख ली। अब आइए मिजोरम। इसकी राजधानी लिखिए आइजोल। नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं। मिजोरम की राजधानी लिखिए आइजोल। आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। अब आ जाते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी लिखिए अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी लिखिए अगरतला। ठीक, उसके बाद आइए मेघालय। मेघालय की राजधानी लिखिए शिलोंग। मेघालय की राजधानी लिखिए शिलोंग।
अब आता है नंबर असम का, तो हम बाहर की तरफ लिख रहे हैं। असम की राजधानी लिखिए दिसपुर। असम की राजधानी लिखिए दिसपुर। लिख ली। तो ये अभी तक कितनी किसकी राजधानी हो गई, यानी कि जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं तो उनकी राजधानी हमने लिख ली है। अब एक बचा है भाई हमारा, तो ये है सिक्किम, तो इसकी राजधानी हमारी क्या है, गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। ठीक, अब जितनी भी राजधानी है उन पर हम सर्किल कर रहे हैं जिससे आपको आसानी रहे। तो नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, इसकी मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, सिक्किम की गंगटोक। ठीक, सिक्किम की राजधानी हमारी क्या है, गंगटोक। यानी कि हमारे जो उत्तर पूर्वी भारत हैं, इस उत्तर पूर्वी भारत में कितने राज्य हैं, 8। 8 राज्यों में सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स को शामिल किया जाता है। 7 सिस्टर्स का मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। अब इसकी राजधानियों की बात करें तो आप हमारे साथ एक बार बोलिए तो आपको याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलोंग, असम की दिसपुर, सिक्किम की हमारी क्या है, गंगटोक। तो ये हैं 8 राज्य जिनको हम उत्तर पूर्वी भारत के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिए अच्छे से कि उत्तर पूर्वी भारत में कितने राज्यों को शामिल किया जाता है, 8। 8 राज्य में कौन कौन से हैं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। आपको याद है सभी की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, त्रिपुरा अगरतला, मेघालय शिलोंग, असम दिसपुर, सिक्किम की हमारी क्या है, गंगटोक। ठीक, तो ये आज की क्लास में हमने 7 सिस्टर्स एवं नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पढ़ा। इसके बाद की नेक्स्ट क्लास में हम फिर से इसी को पढ़ेंगे, यानी कि जो भारत का बचा हुआ हिस्सा है तो हम उत्तर भारत को पढ़ेंगे और एक बार में दक्षिण भारत को पढ़ेंगे। तो हमें भारत की कोई भी को राजधानी पूछी जाए, कोई राज्य पूछा जाए तो सारी चीजें हमें क्या रहेंगी, याद रहेंगी। चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।